हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 इससे प्रश्नों को देखेंगे और यह इस सीरीज का दूसरा पार्ट है, क्योंकि इसके पहले पार्ट में हमने 50 प्रश्नों को सॉल्व किया था और ये सारे प्रश्न एमसीक्यूज के रूप में हैं। तो यहाँ पर हम कोशिश ये हमारी है कि एमसीक्यूज के रूप में प्रश्नों को हल करते हुए इस पूरे अधिनियम को बेहतर तरीके से आपके समक्ष रखें, ताकि ये इसके सारे प्रश्न भी आपको क्लियर हो जाएं और इसके सारे प्रोविजन भी आपको समझ में आ जाएं और जो भी प्रक्रिया है इसकी उसको एक व्यवस्थित तरीके से हम जो है आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो आप इसके पहले वाले वीडियो को आप जरूर देखें, क्योंकि उसको अगर देखेंगे तो उसके आगे का यह क्रम है और सभी जो प्रश्न है वह धारा 1 से लेकर के क्रमशः आगे बढ़ते हुए इस प्रकार से इसको बनाए गए हैं। तो आप उसको जरूर देखें, उसके बाद आप दूसरे पार्ट को देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान पीसीएसजे और राजस्थान एपीओ के संदर्भ में जो भी मेजर और माइनर एक्ट हैं या लोकल एक्ट हैं, उनके वीडियो हमारे चैनल विधिकारी पर आपको मिल जाएंगे। आप उनको सॉल्व जरूर कीजिए और अपनी प्री की तैयारी को कम से कम बेहतर कीजिए, क्योंकि अगर आप प्री नहीं पास कर पाएंगे तो अगले चरण के लिए आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए सबसे जरूरी जो है कि प्री परीक्षा को पास करना। तो आप उसके लिए हमारे चैनल का सहारा ले सकते हैं और आपको सबसे बेस्ट जो है एक प्लेटफॉर्म आपको यह साबित होगा। तो आइए शुरू करते हैं, हम ये इस वीडियो को देखते हैं कि यहाँ का जो अगला प्रश्न है वो किस रूप में है। तो अगला प्रश्न है इसमें कि सुमेलित करने के लिए, तो यहाँ पर सुमेलित करने के लिए है कि अध्याय 3 के अंतर्गत क्या है। तो अध्याय 3 के अंतर्गत किराएदारी के बारे में प्रावधान है, यह सुमेलित है। और अध्याय 1 के अंतर्गत प्रारंभिक के बारे में जैसे परिभाषाएं आदि हैं इसके बारे में दिया गया है। अध्याय 2 के अंतर्गत देखेंगे तो यहाँ पर किराए के पुनरीक्षण के बारे में प्रावधान दिया गया है। तो किराए का पुनरीक्षण या रिवीजन जो होता है वो कैसे किया जाएगा, तो अध्याय 2 में इसके बारे में प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार से देखेंगे अध्याय 4 के अंतर्गत, तो यहाँ पर अवैध रूप से बेदखल किए गए किराएदार के कब्जे को प्रत्यावर्तन अर्थात उसको फिर से वापस जो है दिलाने के संदर्भ में जो प्रक्रिया है वह दी गई है। तो यहाँ पर जो चारों विकल्प हैं यह सभी के सभी सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, अवैध रूप से बेकब्जाकृत किराएदार के कब्जे के प्रत्यावर्तन का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि कोई किराएदार है उसको अवैध रूप से कब्जा कर दिया गया है, बेकब्जा किया गया है, अर्थात उसको बेदखल किया गया है, तो उसको फिर से जो है किस प्रकार से कब्जा दिलाया जाएगा, इसके बारे में प्रावधान जो है धारा 11 के अंतर्गत दिया गया है। और यहाँ पर किया बताया गया है कि इस प्रकार से बेदखल किए जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर उसको कब्जा जो है वापस दिलाने के लिए वह क्या करेगा कि किराया अधिकरण के समक्ष याचिका देगा, अर्जी फाइल करेगा। तो यह प्रावधान कहाँ है, तो धारा 11 के अंतर्गत दिया गया है। अगला प्रश्न है, अवैध रूप से बेकब्जाकृत किराएदार बेकब्जा किए जाने की जानकारी की तारीख से कितने दिन के भीतर कब्जे के प्रत्यावर्तन के लिए किराया अधिकरण के समक्ष अर्जी फाइल कर सकेगा। तो जैसा कि आपने देखा धारा 11 के अंतर्गत यह 30 दिन है, 30 दिन के अंदर उसको जो है किराया अधिकरण को यह अपनी अर्जी दाखिल करेगा। अगला प्रश्न है, कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए दावा करने वाला किराएदार किसके समक्ष अर्जी फाइल करेगा। तो वही बात आपने देखा कि यह जो है किसके समक्ष अपनी अर्जी फाइल करेगा, तो किराया अधिकरण के समक्ष करेगा और बेदखल किए जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर करेगा। प्रावधान कहाँ दिया गया है, तो धारा 11 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, किराया अधिकरण के द्वारा अर्जी का निपटारा भूस्वामी पर नोटिस की तामील से कितने समय के भीतर किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो क्रम है वह क्रम जो है आपको समझना होगा। धारा 11 के अंतर्गत जो है इस प्रकार से जब बेकब्जा किया जाता है तो बेकब्जा किए जाने की तारीख से आप देख रहे हैं 30 दिन के भीतर वह अर्जी दाखिल करेगा कि उसको उसका कब्जा फिर से दिलाया जाए। तो जब इस प्रकार से वह अर्जी दाखिल कर दिया है तो अर्जी का जो निपटारा है वह जो भूस्वामी है उस पर नोटिस की तामील किए जाने की तारीख से 90 दिन के भीतर यहाँ पर उसको मामले को निपटा दिया जाएगा। 90 दिन के भीतर प्रावधान कहाँ दिया गया है, तो धारा 12 के अंतर्गत जो तीसरा खंड है इसी के अंतर्गत ऐसा जो प्रावधान है वह दिया गया है। अगला प्रश्न है, सत्य कथन चुनिए। तो इसमें से कौन सा कथन सही है उसको देखना है हमें। तो पहला है कि किराया अधिकरण संक्षिप्त जांच करने के पश्चात अर्जी का निपटारा करेगा। तो अभी हम धारा 12 को ही देख रहे हैं कि जब उसको बेदखल किया गया है अवैध रूप से, तो उसके फिर से जो कब्जा प्राप्त करने के लिए जो अर्जी दाखिल करता है उस अर्जी का जो निपटारा है वह संक्षिप्त जांच करने के बाद ही किराया अधिकरण के द्वारा किया जाएगा। और निपटारा कितने दिन के भीतर होगा, तो 90 दिन के भीतर। अधिकरण किराएदार को
मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उसे हुई कठिनाइयों और असुविधा के लिए पर्याप्त प्रतिकर भी दे सकता है, क्योंकि आपने बिना किसी कारण के अवैध रूप से उसको बेदखल कर दिया गया है और उसके कारण उसको बहुत सारी असुविधा हुई है, कठिनाइयां हुई है। अब इस कठिनाई के कारण जो भी उसको नुकसान हुआ है उसके संदर्भ में प्रतिकर देने की बात कर रहा है धारा 12 का खंड 4। और अधिकरण जो है वो क्या करेगा, तुरंत कब्जा उसको वापस दिया जाए इस बात के लिए प्रमाण पत्र भी जारी कर सकता है। तो यहाँ पर ये सारी बातें जो है वो सही हैं और धारा 12 के संबंध में यह जो प्रश्न है वो पूछा गया है। अगला प्रश्न है, किराया अधिकरण का गठन के संबंध में जो प्रावधान है यह कहाँ दिया गया है? तो किराया अधिकरण के गठन के संदर्भ में जो प्रावधान देखेंगे आप, तो अध्याय अगर पूछा जाए कभी तो अध्याय कौन सा है, तो यह अध्याय 5 है और धारा जो है यह 13 है। तो धारा 13 के अंतर्गत जो है यह प्रावधान किया गया है, किराया अधिकरण का गठन। अगला प्रश्न है, किराया अधिकरण का पीठासीन अधिकारी किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा? अब यहाँ से आपको दो बातों को ध्यान रखना होगा, उसको हम आगे भी देखेंगे। एक तो हो गया किराया अधिकरण का गठन और दूसरा हो जाता है आगे कि जो अपील अधिकरण है, तो उसके संदर्भ में भी आगे अपील किराया अधिकरण, तो जो कि धारा 19 के अंतर्गत इसके बारे में प्रावधान दिया गया है। तो इन दोनों को ही देखेंगे, थोड़ा सा इस दोनों में अंतर है और काफी चीजें समान है, तो उसको कंफ्यूजन ना हो इसलिए जो है हम आगे जब उसको देखेंगे तो उन दोनों में जो समानताएं हैं और अंतर है उनको भी हल करेंगे। तो किराया अधिकरण का जो पीठासीन अधिकारी है यह किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा, यह हमसे पूछा जा रहा है। तो धारा 3 के अंतर्गत देखेंगे, धारा 13 के अंतर्गत जो तीसरा खंड है इसमें यह बताया गया है कि किराया अधिकरण में उच्च न्यायालय के द्वारा जो पीठासीन अधिकारी है उसकी नियुक्ति की जाएगी। तो पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जा रही है? हाई कोर्ट के द्वारा की जा रही है। प्रावधान कहाँ दिया गया है? तो धारा 13 के खंड 3 के अंतर्गत दिया गया है। अगला प्रश्न है, कोई भी व्यक्ति किराया अधिकरण का पीठासीन अधिकारी नियुक्त होने के लिए तभी पात्र होगा, तो कब कोई व्यक्ति जो है यहाँ पर किराया अधिकरण का जो पीठासीन अधिकारी होने के लिए योग्य होगा, पात्र होगा? तो इसके संदर्भ में जो प्रावधान है उसको देखेंगे हम 13 के खंड 4 के अंतर्गत। धारा 13 खंड 4, यहाँ पर यह बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति किराया अधिकरण का पीठासीन अधिकारी नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जबकि वह राजस्थान न्यायिक सेवा का सदस्य है और सिविल जज सीनियर डिवीजन से अनिम्न रैंक का है। तो अर्थात वह राजस्थान न्यायिक सेवा का सदस्य है, अर्थात सिविल जज है वहां का, और सीनियर डिवीजन अर्थात जूनियर डिवीजन का जो जज है उसको जो है नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो सीनियर डिवीजन रैंक का अधिकारी जो कि न्यायिक अधिकारी है उसी हुई, जिसे आप व्यवहारिक भाषा में सिविल जज सीनियर डिवीजन कह सकते हैं, इसी व्यक्ति को या इसी रैंक के व्यक्ति को यहाँ पर अधिकरण का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। अब चूंकि जुडिशियल ऑफिसर को नियुक्त किया जा रहा है इसलिए जुडिशियल ऑफिसर की जो नियुक्ति होती है हमेशा किसके द्वारा होती है? हाई कोर्ट के द्वारा होती है। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किसी एक किराया अधिकरण के पीठासीन अधिकारी को दूसरे किराया अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है? तो यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा प्राधिकृत किया जा सकता है। अब देखिए, पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अगर इसको एक सामान्य व्यवहारिक भाषा में देखेंगे तो इसकी नियुक्ति जो है हाई कोर्ट के द्वारा की जाती है। तो हाई कोर्ट के द्वारा जब नियुक्ति की जाती है तो वही हाई कोर्ट उसको एक किराया अधिकरण के जो पीठासीन अधिकारी हो उसको दूसरे किराया अधिकरण के पीठासीन अधिकारी का कार्यों का निर्वहन करने के लिए अतिरिक्त प्रभार भी दे सकता है। प्रावधान कहाँ दिया गया है? तो धारा 13 के खंड 5 के अंतर्गत दिया गया है। अगला प्रश्न है, सही कथन चुनिए। तो इसमें से कौन सा कथन सही है इसको हम देखेंगे। तो पहला है कि राज्य सरकार ऐसी संख्या में और ऐसे स्थानों पर किराया अधिकरणों का राजपत्र में अधिसूचना करके गठन करेगी। तो आप देख रहे हैं कि किराया अधिकरण का गठन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो किराया अधिकरण का गठन जो है यह राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है और इसमें पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो हाईकोर्ट के द्वारा की जाती है। तो पहला कथन सही है। दूसरा यह है कि दो या दो से अधिक किराया अधिकरण गठित किए जाने की दशा में राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश के द्वारा उनके बीच कार्य के वितरण को संबंध में नियम बना सकती है। यह भी सही है। तीसरा है कि किराया अधिकरण में उच्च न्यायालय के द्वारा नियुक्त किया जाने वाला केवल एक व्यक्ति पीठासीन अधिकारी होगा। तो यह बात भी बिल्कुल सही है। इसको लेकर के यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो एक व्यक्ति वहां पर नियुक्त किया जाएगा उसे ही पीठासीन अधिकारी कहा जाएगा और उसकी नियुक्ति हाई कोर्ट के द्वारा की जाएगी। तो यहाँ पर जो सभी कथन है यह सभी के सभी सही है।
अगला प्रश्न है, किराए के पुनरीक्षण के लिए प्रक्रिया का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो किराए के पुनरीक्षण के बारे में जो प्रावधान है यह दिया गया है धारा 14 के अंतर्गत। धारा 14 में किराए के पुनरीक्षण के बारे में प्रावधान किया गया है। तो इसी प्रकार से आप पुनरीक्षण का एक और प्रावधान देखते हैं कि विद्यमान किराएदारी के संबंध में अगर पुनरीक्षण पूछा जाता है या नई किराएदारी के संबंध में किराए का पुनरीक्षण पूछा जाता है, तो वहां पर जो है आपका धारा 6 और धारा 7 लागू होगी। लेकिन अगर सामान्य से पूछा जा रहा है कि किराए का पुनरीक्षण की जो प्रक्रिया है, जो धारा 6 और 7 में जो पुनरीक्षण किया जा रहा है, उसकी प्रक्रिया कहाँ बताई गई है? तो प्रक्रिया की बात अगर की जाए तो वह बताई गई है धारा 14 के अंतर्गत। और ऐसी जो है पुनरीक्षण के लिए जो आवेदन कौन कर सकता है? तो निश्चित रूप से जो भूस्वामी है या मकान मालिक है वही कहेगा, किराया अधिग्रहण से आवेदन करेगा कि साहब हमारे किराए का पुनरीक्षण किया जाए ताकि किराए का जो है थोड़ा और बढ़ाया जा सके। अगला प्रश्न है, भूस्वामी किराया अधिग्रहण के समक्ष किस धारा के अधीन किराए के पुनरीक्षण की याचना कर सकता है? तो आप देख रहे हैं धारा 6 या धारा 7 के अधीन। तो धारा 6 या धारा 7 के अधीन जो पुनरीक्षण के बारे में जो प्रावधान किया गया है, उसी के लिए याचिका की जाती है, उसी की प्रक्रिया बताई गई है धारा 14 के अंतर्गत। तो यहाँ पर इस प्रकार के अगर प्रश्न पूछे जाएँ, तो आपको यह कोरिलेट होना चाहिए ताकि किसी तरीके का कन्फ्यूजन ना हो पाने। अगला प्रश्न है, अर्जी का निपटारा किराएदार को नोटिस की तामील किए जाने की तारीख से कितने दिन के भीतर किया जाएगा? तो अगर इस प्रकार से जब किराए के पुनरीक्षण के लिए आवेदन किया जा रहा है, तो यहाँ पर पूरा प्रश्न नहीं है। अगर इस प्रकार से प्रश्न ये है बनता है यहाँ कि अगर किराए के पुनरीक्षण के लिए कोई अर्जी दाखिल की गई है, तो उस अर्जी का निपटारा, जो किराए के पुनरीक्षण की अर्जी है, उसका निपटारा कितने दिन के भीतर किया जाएगा? तो इसके संदर्भ में आपको धारा 14 के खंड 5 के अंतर्गत प्रावधान मिलेगा और यहाँ पर यह बताया गया है कि अर्जी का निपटारा किराएदार को नोटिस की तामील की तारीख से 150 दिन के भीतर उसका निपटारा किया जाएगा। तो यह जो है आप लोग ध्यान रखिएगा कि यह धारा 14 के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, किराएदार की बेदखली के लिए प्रक्रिया का प्रावधान कहाँ दिया गया है? तो किराएदार की बेदखली के बारे में प्रक्रिया जो है यह धारा 15 के अंतर्गत बताई गई है कि किस प्रकार से किसी किराएदार को बेदखल किया जा सकता है, उसकी प्रक्रिया क्या होगी अगर उसको बेदखल किया जाता है तो। अगला प्रश्न है, अर्जी का निपटारा किराएदार को नोटिस की तामील की तारीख से कितने दिन के भीतर किया जाएगा? तो एक तरीके से अगर यह प्रश्न देखेंगे तो यह भी थोड़ा सा सही नहीं है, क्योंकि इसको जो है धारा 15 के संदर्भ में पूछा गया है कि किराएदार की बेदखली के लिए अगर कोई अर्जी दाखिल की गई है तो उस अर्जी का जो निपटारा है वह कितने दिन के भीतर किया जाएगा। तो धारा 15 खंड 5 के अंतर्गत देखेंगे तो यहाँ पर यह दिया गया है कि ऐसी अर्जी का जो निपटारा है यह 240 दिन के भीतर किया जाएगा। 240 दिन के भीतर पहला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, जहां किराया अधिग्रहण कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए एक प्रमाण पत्र जारी करता है, वहां वह प्रमाण पत्र विनिश्चय की तारीख से कितने मास की कालावधि के में जो है निष्पादनीय नहीं होगा? तो इस प्रकार से अगर कोई प्रमाण पत्र जारी किया गया किराया अधिकरण द्वारा कि कब्जे की पुनः प्राप्ति हो सके किसी किराएदार को, वहां प्रमाण पत्र वह विनिश्चय की तारीख से कितने मास की कालावधि में निष्पादनीय नहीं होगा, अर्थात उसके बाद ही उसको निष्पादित किया जा सकता है। तो इसके बारे में 15 के खंड 8 के अंतर्गत प्रावधान दिया गया है और यहाँ पर यह बताया गया है कि इस प्रकार से जब प्रमाण पत्र जारी किया जाता है तो वह विनिश्चय की तारीख से 3 मास की कालावधि तक निष्पादनीय नहीं होगा और उसके बाद ही उसको निष्पादित कराया जा सकता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि एक किराएदार है और उस किराएदार को बेदखल करने के लिए यहाँ पर आवेदन किया गया, तो बेदखल करने के लिए आवेदन किया गया और बेदखली का प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया गया अधिकरण के द्वारा। तो ऐसी स्थिति में उसको तुरंत बेदखल नहीं कर दिया जाएगा, बल्कि उसको 3 महीने का कम से कम समय दिया जाएगा ताकि वह अन्य जगहों पर अपना मकान वगैरह देख सके। तो यहाँ पर 3 महीने तक जो है उसका निष्पादन नहीं होगा, 3 महीने के बाद ही उसको खाली कराया जाएगा। अगला प्रश्न है, जहां किराया परिसर वाणिज्यिक उपयोग के लिए दिया गया हो, वहां किराया अधिकरण के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र विनिश्चय की तारीख से कितने मास के कालावधि तक निष्पादन नहीं होगा? तो अगर सामान्य निवास के लिए है तो 3 महीने तक उसको निष्पादित नहीं कराया जाएगा, अर्थात 3 महीने का मोहलत दिया जाएगा, समय दिया जाएगा कि आप इतने भीतर आप अपना
दूसरा मकान खोज लीजिए। लेकिन अगर कॉमर्शियल पर्पज से कोई जगह जो है किराए पर दी गई है और उसको बेदखल करने के लिए प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है, तो वहां पर उसको 6 महीने तक का समय दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, तुरंत कब्जे की पुनः प्राप्ति की प्रक्रिया का जो प्रावधान है यह कहाँ दिया गया है? तो यह प्रावधान जो है धारा 16 के अंतर्गत दिया गया है। अगला प्रश्न है, सही कथन चुनिए। तो इसमें कौन सा कथन सही है इसको देखना है। तो पहला इसमें कथन है कि तुरंत कब्जा चाहने वाला भूस्वामी या कोई भी व्यक्ति किराया अधिकरण के समक्ष अर्जी फाइल करेगा। तो यह बात बिल्कुल सही है और यह धारा 16 के संदर्भ में यह प्रश्न पूछा गया है कि तुरंत कब्जा चाहने वाला जो भूस्वामी है या कोई व्यक्ति किराया अधिकरण के समक्ष अर्जी फाइल करेगा कि हमको हमारे मकान की तुरंत आवश्यकता है और इसको खाली करने के लिए प्रमाण पत्र जारी किया जाए। दूसरा है कि अर्जी के साथ शपथ पत्र और अन्य दस्तावेज होंगे जिसका वह सहारा लेना चाहता है, यह भी बात सही है। तीसरा है कि जहां किराया अधिकरण अर्जी का भी निश्चय भूस्वामी के पक्ष में करता है, वहां किराएदार से कब्जे को पुनः प्राप्ति के लिए एक प्रमाण पत्र जारी करेगा। तो यहाँ पर धारा 16 को देखेंगे तो इसके अनुसार सभी जो विकल्प है वह सही है। अगला प्रश्न है, असत्य कथन चुनिए। तो कौन सा कथन इसमें सही नहीं है या असत्य है? तो पहला है कि नोटिस की तामील अधिकरण या सिविल न्यायालय के आदेशिका तामीलकर्ता के द्वारा साथ ही पंजीकृत डाक के द्वारा की जाएगी। तो यह कथन बिल्कुल सही है और यह धारा 16 के संदर्भ में जो तुरंत कब्जे की बेदखली की बात की जा रही है उसी के संदर्भ में यह प्रश्न पूछा जा रहा है। दूसरा है कि परिसर के वाणिज्यिक उपयोग के लिए किराए पर दिए जाने के मामले में यहाँ पर 6 महीने का उसको समय दिया जाएगा कि 6 महीने के बाद ही वह उसको बेदखल करे। 6 महीने के पहले नहीं, क्योंकि समय दिया जाएगा कि अन्य जगहों पर वो अपना मकान ढूंढ सके। तीसरा है इसमें, राज्य सरकार किसी एक किराया अधिकरण के पीठासीन अधिकारी को दूसरे अधिकरण के पीठासीन अधिकारी की कृत्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है। तो यही जो है विकल्प सही नहीं है, क्योंकि एक किराया अधिकरण का जो पीठासीन अधिकारी होता है उसकी नियुक्ति आप देखे हैं हाई कोर्ट के द्वारा की जाती है और उसे हाई कोर्ट के द्वारा ही एक अधिकरण से दूसरे अधिकरण के समक्ष में जो है अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए अतिरिक्त प्रभार दिया जा सकता है। और भूस्वामी से निवासी परिसर का भूस्वामी अभिप्रेत है। तो ये सारी बातें सही हैं, लेकिन तीसरा जो है यही सही नहीं है। अगला प्रश्न है, अर्जी का निपटारा किराएदार को नोटिस की तामील की तारीख से कितने दिन के भीतर किया जाएगा? तो यहाँ पर भी जो प्रश्न है यह जो है आपका धारा 16 के संदर्भ में पूछा जा रहा है और 16 के अंतर्गत क्या है कि तुरंत कब्जे की पुनः प्राप्ति के बारे में प्रावधान। तो कब्जा जो है तुरंत उसको किराएदार से मकान मालिक को मिल सके, तो इसके लिए अगर वो जब आवेदन करता है तो आवेदन की तारीख से 150 दिन के भीतर इस प्रकार की अर्जी का जो निपटारा है वह किया जाएगा। अगला प्रश्न है, धारा 10 की उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन विनिर्दिष्ट भूस्वामी के प्रवर्गों में से किसी प्रवर्ग का है तो किराया अधिकरण अर्जी का निपटारा किराएदार को नोटिस की तारीख से कितने दिन के भीतर करेगा? तो यहाँ पर भी धारा 16 के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। धारा 16 का खंड 5 जो है यह प्रावधान करता है कि इस प्रकार से अगर कोई अर्जी है तो उसकी जो निपटारा है 120 दिन के भीतर किया जाएगा। और धारा 10 की उपधारा 1 या उपधारा 3 को देखेंगे तो इसमें क्या प्रावधान है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो धारा 10 के अंतर्गत क्या है कि कुछ मामलों में कब्जा तुरंत वापस दिलाया जाता है। तो वह कौन सी कंडीशन है? तो अगर ऐसी कंडीशन तब आती है तो उपधारा 1 के अंतर्गत है कि कोई भूस्वामी या किराया अधिकरण में इस निमित्त अर्जी फाइल किए जाने पर वह जो है फिर से तुरंत कब्जा वापस ले, क्योंकि वह अर्धसैनिक बल का सदस्य है और रिटायर हो गया है, केंद्रीय सरकार का कर्मचारी था और रिटायर हो गया है, वरिष्ठ नागरिक हो गया है। इस प्रकार की जो कंडीशन है वहाँ पर उपस्थित है। या अगर वह जो भूस्वामी है वह फर्स्ट फ्लोर या थर्ड फ्लोर सेकंड फ्लोर पर रहता है और वर्तमान में वह इस प्रकार से निःशक्त हो गया है कि अब सीढ़ी चढ़ करके ऊपर नहीं जा सकता है, तो जो निचला वाला ग्राउंड फ्लोर है उसको खाली कराने के लिए इस प्रकार से जब आवेदन करता है तो ऐसी अर्जी का जो निपटारा है वह 120 दिन के भीतर किया जाएगा। प्रावधान कहाँ है? तो धारा 16 खंड 5 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, धारा 16 खंड 5 के अधीन जारी किया गया प्रमाण पत्र विनिश्चय की तारीख से कितने मास तक निष्पादनीय नहीं होगा? तो धारा 16 खंड 5 के अंतर्गत अगर कोई भी प्रमाण पत्र जारी किया गया कि कोई मकान बेदखल किया जाए और खाली किया जाए तो उसको 3 महीने का समय दिया जाएगा। तो आप अमूमन देख रहे हैं कि कोई भी जगह जब खाली कराई जा रही है तो वहां पर 3 महीने का समय जरूर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है,
जहां अंतिम आदेश भागतः एक पक्षकार को और भागतः दूसरे पक्षकार को हो, वहां अंतिम आदेश के विरुद्ध अपील कौन कर सकेगा? तो जब भागतः एक पक्षकार को और भागतः दूसरे पक्षकार को कोई आदेश दिया जाता है, तो उस आदेश से अपील जो है यह दोनों पक्षकार कर सकते हैं। प्रावधान कहाँ दिया गया है? तो धारा 17 के अंतर्गत ऐसा प्रावधान दिया गया है। और इस प्रकार की जो अपील है वह 2 महीने के बाद की जाएगी, लेकिन 6 महीने के पहले। अगला प्रश्न है, किराया अधिकरण की अधिकारिता, इसके बारे में प्रावधान कहाँ दिया गया है? तो किराया अधिकरण की अधिकारिता क्या होगी, इसके बारे में प्रावधान जो है धारा 18 के अंतर्गत दिया गया है। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन भूस्वामी और किराएदार के बीच के विवादों और उनसे संबंध या आनुषंगिक विषयों के संबंध में फाइल की गई अर्जियों को सुनने, विनिश्चय के सुनने की अधिकारिता केवल किराया अधिकरण को होगी। सिविल न्यायालय को कोई भी अधिकारिता नहीं होगी। यह प्रावधान जो है आपको कहाँ दिया गया है? तो ऐसा जो प्रावधान है दिया गया है धारा 18 के अंतर्गत, और 18 में ही जो खंड 1 है उसी के अंतर्गत प्रावधान दिया गया है। तो सामान्य सी बात है कि किराएदारी के संदर्भ में जो भी विवाद उत्पन्न होता है उसके लिए इस अलग से कानून को बनाया गया है और इसके लिए अलग से अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। तो उस विवाद का निपटारा उन्हीं अधिकारियों के तहत द्वारा की जाएगी। इसके लिए सिविल न्यायालय के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिविल न्यायालय के ऊपर कोई भी अतिरिक्त बोझ बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि केवल जो अधिकरण के अधिकारी होंगे वही इसको सुनेंगे, सिविल न्यायालय नहीं। अगला प्रश्न है, जहां अर्जी केवल असंगत किराए या किराया की बकाई की वसूली के लिए फाइल की जाती है, वहां ऐसी अर्जी पर किस धारा में प्रगणित समय अनुसूची और प्रक्रिया यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगी? तो यह जो है धारा 14 के अंतर्गत जो समय सूची बताई गई है और उसी समय सूची के अनुसार उसको निपटाया जाएगा। तो धारा 14 के अंतर्गत आप देखेंगे कि किस प्रकार से दिया गया है कि किराए के पुनरीक्षण के लिए जब प्रक्रिया अब से चलाई जाती है तो वहां पर उसका जो निपटारा है, सुनवाई है, वह कितने दिन के भीतर की जाएगी, वह सब बताया गया है। तो यह जो प्रश्न है वह किस धारा से संबंधित है? तो यह धारा 18 से संबंधित है। 18 के अंतर्गत प्रावधान है किराया अधिकरण की अधिकारिता, और उस अधिकारिता का प्रयोग करते हुए वह अर्जियों को कितने समय के भीतर निपटाएगा, तो जो समय धारा 14 के अंतर्गत बताया गया है। अगला प्रश्न है, जहां अर्जी कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए ऐसे परिसर और किराएदारियों के संबंध में है जिसमें इस अधिनियम के अध्याय 2 और अध्याय 3 के उपबंध लागू नहीं होते हैं, फाइल की जाती है, वहां ऐसी अर्जी पर किस धारा में प्रगणित समय अनुसूची प्रक्रिया यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगी? तो यहाँ पर जो है धारा 15 के अंतर्गत जो समय सीमा बताई गई है उस समय सीमा के अंतर्गत जो है उसको कार्य किया जाएगा, मामले को निपटाया जाएगा। यह प्रावधान भी धारा 18 के अंतर्गत ही दिया गया है तीसरे खंड में। अगला प्रश्न है, सत्य कथन चुनिए। तो इसमें से कौन सा कथन सही है या सत्य है, तो इसको देखना है। तो पहला है कि अर्जी ऐसे किराया अधिकरण के समक्ष संस्थित की जाएगी जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वह परिसर स्थित है। यह बात बिल्कुल सही है और इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वह दिया गया है धारा 18 के अंतर्गत खंड 4 में कि जो अर्जी है वह किराया अधिकरण के समक्ष संस्थित की जाएगी और जिस किराया अधिकरण के अधिकारिता के भीतर वह परिसर स्थित है जिसके बारे में विवाद पैदा हुआ है। इसके बाद दूसरा आता है, यहाँ पर यह है कि अंतिम आदेश से वह आदेश अभिप्रेत है जिसके द्वारा किराया अधिकरण के समक्ष लंबित किसी भी कार्यवाही का अंतिम रूप से निपटारा किया गया है। तो यह बात भी बिल्कुल सही है और इसके संदर्भ में जो प्रावधान है यह धारा 19 के अंतर्गत दिया गया है। 19 के अंतर्गत जो खंड 13 है उसी के साथ एक स्पष्टीकरण लगा हुआ है और उसको पढ़ेंगे तो इसके अनुसार यह कथन भी सही है। फिर आता है तीसरा खंड। तो तीसरा खंड जो है यह कहता है कि अपील किराया अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा और उसके आदेश के विरुद्ध कोई भी अपील या पुनरीक्षण नहीं हो सकता है। तो यह बात भी बिल्कुल सही है और इसके बारे में जो प्रावधान है वह भी धारा 18 के खंड 11 के उपखंड ग के अंतर्गत दिया गया है और यहाँ बताया गया है कि अपील किराया अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा और उसके आदेश के विरुद्ध न तो कोई अपील होगी और न ही कोई पुनरीक्षण होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर दिए गए सभी जो कथन है वह सत्य है, सही है। अगला प्रश्न है कि अपीली किराया अधिकरण, अपीलें और उनकी परिसीमा, इसके बारे में प्रावधान कहाँ दिया गया है?
तो इसके बारे में जो प्रावधान है यह धारा 19 के अंतर्गत दिया गया है। अब धारा 19 से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे और उसको हम देखेंगे आगे के प्रश्नों में। अगला प्रश्न है, अपील किराया अधिकरण का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो अपील किराया अधिकरण का जो गठन है यह किसके द्वारा किया जाता है? तो जैसा कि आपने किराया अधिकरण का गठन देखा था, तो उसका गठन जो है वह राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। तो अपील किराया अधिकरण का गठन किसके द्वारा किया जाएगा? तो यह भी राज्य सरकार के द्वारा ही किया जाएगा और धारा 19 के अंतर्गत खंड 1 में प्रावधान है। अगला प्रश्न है, जहां किसी क्षेत्र के 2 या अधिक अपील किराया अधिकरण गठित किए जाएं, वहां उनके बीच कार्य के वितरण को कौन विनियमित करेगा? तो यहाँ पर विनियमित करने के लिए जो प्रावधान है वह धारा 19 खंड 2 के अंतर्गत दिया गया है और यह बताया गया है कि जहां किसी क्षेत्र के 2 या अधिक अपीली किराया अधिकरण गठित किए जाएं, वहां उनके बीच कार्य के वितरण को विनियमित करने के बारे में जो प्रावधान है वह राज्य सरकार को है, अर्थात राज्य सरकार के द्वारा उसका विनियमन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किराया अधिकरण के पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो किराया अधिकरण की बात अगर की जाए तो किराया अधिकरण के पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति यह की जाती है हाई कोर्ट के द्वारा और अपील किराया अधिकरण की बात की जाए तो उसके भी पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति भी हाई कोर्ट के द्वारा ही की जाती है। तो यहाँ पर आपसे चाहे केवल किराया अधिकरण पूछा जाए या अपील किराया अधिकरण, तो दोनों के पीठासीन अधिकारियों की जो नियुक्ति है वह हाई कोर्ट के द्वारा ही की जाती है। अगला प्रश्न है कि कोई व्यक्ति अपील किराया अधिकरण का पीठासीन अधिकारी नियुक्ति होने का पात्र तभी होगा, कब ऐसा व्यक्ति नियुक्त होने के लिए पात्र होगा या योग्य होगा? तो इसके संदर्भ में आप धारा 19 का खंड 4 देखेंगे तो 19 खंड 4 यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपील किराया अधिकरण का पीठासीन अधिकारी नियुक्त तभी होने के लिए योग्य होगा या पात्र होगा जबकि वह डिस्ट्रिक्ट जज लेवल का रैंक का सदस्य हो और इस रूप में वह 3 वर्ष तक कर कार्य कर चुका हो, अर्थात जिला जज के रूप में कार्य करने का उसके पास 3 साल का अनुभव हो, तभी वह क्या करेगा कि अपील किराया अधिकरण का पीठासीन अधिकारी नियुक्त होने का पात्र होगा। और अपील के अलावा जो किराया अधिकरण है उसका पीठासीन अधिकारी नियुक्त होने के लिए क्या योग्यता थी? तो सिविल जज सीनियर डिवीजन, सिविल जज जो है वह सीनियर डिवीजन अगर है तो वह योग्य होगा। अगला प्रश्न है, सत्य कथन चुनिए। तो इसमें से कौन सा कथन सही है उसको देखना है। तो पहला है कि उच्च न्यायालय किसी अपील किराया अधिकरण के पीठासीन अधिकारी को दूसरे अधिकरण का पीठासीन अधिकारी के लिए उसको नियुक्त कर सकता है, ये बात भी सही है। किराया अधिकरण का पीठासीन अधिकारी एक व्यक्ति होगा, यह भी सही है। और यह व्यक्ति कैसा होगा इसको पूरा नहीं दिया गया है, यह व्यक्ति जो है डीजे रैंक का होगा, अर्थात डिस्ट्रिक्ट जज लेवल का न्यायाधीश होगा और 3 साल का उसको अनुभव होगा। इसके बाद आता है तीसरा विकल्प कि राज्य सरकार ऐसी संख्या में और ऐसे स्थानों पर अपील किराया अधिकरण को राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा उसका गठन कर सकेंगी जो आवश्यक है। तो गठन की अगर बात आए तो एक शब्द पकड़ लीजिए और दूसरा शब्द राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। तो यहाँ पर सभी के जो कथन है वह सत्य है। अगला प्रश्न है, किराया अधिकरण के द्वारा प्रत्येक आदेश अंतिम होगा और इसकी कोई अपील जो है अंतिम आदेश की तारीख से कितने कालावधि के भीतर अंतिम आदेश की प्रति के साथ फाइल की जाएगी? तो यहाँ पर किराया अधिकरण के द्वारा पारित प्रत्येक अंतिम आदेश की अपील अंतिम आदेश की तारीख से कितने समय के भीतर फाइल की जाएगी? तो यह जो है धारा 19 को देखेंगे तो 19 के खंड 6 के अंतर्गत इसके बारे में प्रावधान मिलेगा। तो 19 का खंड 6 जो है यह क्या प्रावधान करता है कि किराया अधिकरण के द्वारा पारित प्रत्येक अंतिम आदेश की अपील ऐसे अपील किराया अधिकरण को हो सकती है तो वह 60 दिन के भीतर हो सकती है। अगला प्रश्न है, अपील किराया अधिकरण के द्वारा अपील का निपटारा प्रत्यर्थी पर नोटिस की तामील की तारीख से कितने दिन के भीतर किया जाएगा? तो यहाँ पर अपील तो कर दी गई और अपील का अब जब निपटारा करने की बात आती है तो वहां पर धारा 19 का खंड 8 लागू होगा और धारा 19 के खंड 8 के अंतर्गत यह बताया गया है कि इस प्रकार की अर्जी का निपटारा जो है वह अपील दाखिल किए जाने की तारीख से अपील दाखिल नहीं बल्कि जो विरोधी पक्षकार है उस पर अपील की नोटिस तामील किए जाने की तारीख से 180 दिन के भीतर उस अपील का निपटारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है, सत्य कथन चुनिए। तो इसमें से कौन सा कथन सही है उसको हमें देखना है क्योंकि यह जो सारी कथन है यह धारा 19 से ही संबंधित है, अलग अलग खंडों से उसके। तो पहला विकल्प है कि अपील किराया अधिकरण किसी न्याय संगत और समुचित विनिश्चय पर पहुंचने के लिए
अपील में कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर अतिरिक्त शपथ पत्र या दस्तावेज उसको आप मांग सकता है, अनुज्ञात कर सकता है। यह बात सही है और 19 के खंड 9 के अंतर्गत इसके बारे में प्रावधान किया गया है। दूसरा है कि अपील किराया अधिग्रहण स्वविवेक से अपील के लंबन के दौरान अंतर्वर्ती आदेश पारित कर सकता है, यह भी सही है। और तीसरा है कि अपील का विनिश्चय करते समय अपील किराया अधिकरण कारण को अभिलिखित करेगा कि क्यों हम इस प्रकार का जो निष्कर्ष है उस पर पहुंचे हैं। तो यहाँ पर सभी बातें वह सही हैं। अगला प्रश्न है, अपील किराया अधिकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सत्य है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है, तो किराया अधिकरण के द्वारा पारित आदेश को पुष्ट, परिवर्तित, अपास्त या उलट या उपांतरित कर सकेगा। तो अपील किराया अधिकरण जो है वह किराया अधिकरण के द्वारा अगर कोई भी आदेश पारित किया गया है उसको अपील में क्या करेगा, वह परिवर्तित कर सकता है, उसको पुष्टि कर सकता है, उलट सकता है, उपांतरित कर सकता है। यह बात सही है। दूसरा है कि न्याय हित में आवश्यक होने पर निर्देश के साथ मामला किराया अधिकरण को प्रतिप्रेषित या वापस भेज सकता है, यह भी सही है। तीसरा है कि अपील किराया अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा और उसके विरुद्ध कोई भी अपील या पुनरीक्षण नहीं होगा। यहाँ पर सभी जो कथन है वह सत्य हैं। अगला प्रश्न है, अर्जी या अपील के लंबित रहने के दौरान किराया और उसके बकाया के संदाय का आदेश देने की अधिकरण की शक्ति के बारे में प्रावधान कहाँ दिया गया है, किस धारा के अंतर्गत दिया गया है। तो ऐसा जो प्रावधान है वह धारा 19 के अंतर्गत दिया गया है या 19 ए के अंतर्गत दिया गया है। अगला प्रश्न है, आदेशों के निष्पादन का प्रावधान कहाँ दिया गया है। तो यह धारा 20 के अंतर्गत दिया गया है। और आदेश का निष्पादन कैसे होगा, तो वहां वही कुर्की, गिरफ्तारी, वेतन भत्ते की कुर्की या परिसर का कब्जा लेकर के इस तरीके से जो है आदेश का निष्पादन कराया जाएगा। अगला प्रश्न है कि किराया अधिकरण के आदेशों का निष्पादन किस रीत से कराया जा सकता है। तो कुर्की या विक्रय, तो संपत्ति कौन सी होगी, चाहे चल हो या अचल संपत्ति है, पक्ष का जो विरोधी पक्षकार है उसकी गिरफ्तारी या निरोध करके, प्रार्थी की परिसर की कब्जे का जो है प्रदान करके। यहाँ पर ये सभी रीतियां अपनाई जा सकती हैं आदेश का निष्पादन करने के लिए। अगला प्रश्न है, यदि किराएदार कब्जे की पुनः प्राप्ति की प्रमाण पत्र के जारी होने की तारीख से 3 माह के भीतर निवासी प्रयोजन के लिए दिए गए परिसर को खाली नहीं करता है तो किराए में कितने गुने की दर से अंतःकालीन लाभों का संदाय करने के लिए दायी होगा। तो यहाँ पर अगर उसको आदेश दिया गया कि आप निवासी पर्पज से अगर यूज कर रहे हैं और उसको जो है खाली कर दें और खाली नहीं करता है, तो यहाँ पर उसको पूछा जा रहा है कि किराए का कितने गुना उसके ऊपर जुर्माना एक तरीके से आरोपित किया जा सकता है। तो 2 गुना जितना किराया है उसका प्रति मास के हिसाब से 2 गुना जो है उसको प्रतिकर के लिए उसके ऊपर आदेश दिया जा सकता है, अंतःकालीन लाभ जिसे कहते हैं। और धारा 20 का खंड 3 जो है इसके संदर्भ में प्रावधान करता है। अगला प्रश्न है, किराया अधिकरण अधिनियम के अधीन निष्पादन के आवेदन का निपटारा पक्षकार को नोटिस की तामील किए जाने की तारीख से कितने दिन के भीतर करेगा। तो यहाँ पर जो है कितने दिन के भीतर करेगा, तो इसके संदर्भ में प्रावधान जो है आपको धारा 20 के खंड 4 के अंतर्गत मिलता है। और यहाँ पर यह बताया गया है कि इस प्रकार का जो आवेदन है उसका निपटारा 45 दिन के भीतर किया जाएगा, 45 दिन के भीतर किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किराया अधिकरण और अपील किराया अधिकरण की प्रक्रिया और शक्तियों के बारे में प्रावधान कहाँ किया गया है। तो किराया अधिकरण और अपील किराया अधिकरण की जो प्रक्रिया है या उसकी शक्तियों के बारे में प्रावधान जो है धारा 21 के अंतर्गत किया गया है। अगला प्रश्न है, सत्य कथन चुनिए। तो इसमें से कौन सा कथन सही है इसको हमें देखना है। तो पहला देखेंगे कि किराया अधिकरण तथा अपील किराया अधिकरण के समक्ष प्रत्येक मामले में साक्षी का साक्ष्य शपथ पत्र पर लिया जाएगा, यह बात सही है। और इसके आगे है कि किराया अधिकरण या अपील किराया अधिकरण को प्रतीत हो कि परीक्षा या प्रति परीक्षा के लिए साक्षी को न्याय हित में बुलाया जाना आवश्यक है तो वह उसको हाजिर होने के लिए आदेश दे सकता है, यह बात भी बिल्कुल सही है क्योंकि धारा 21 के अंतर्गत इस सब के बारे में प्रावधान किया गया है। तीसरा है कि किराया अधिकरण के समक्ष अर्जीदार के द्वारा फाइल किए गए दस्तावेज उसके द्वारा प्रदर्श 1 या प्रदर्श 2 और इसी प्रकार से लाल स्याही से आगे स्पष्ट रूप से चिन्हित किए जाएंगे।
यह बात भी बिल्कुल सही है, यहाँ पर सभी कथन सही है। अब इसमें अर्जीदार एक होता है, अगर अर्जीदार के द्वारा कोई दस्तावेज फाइल किया गया है तो उसको प्रदर्श 1 और 2 के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। लेकिन अगर प्रत्यर्थी या जो विरोधी पक्षकार है उसके द्वारा कोई दस्तावेज फाइल किया जाता है तो वहां पर जो है प्रदर्श A1 और A2 के माध्यम से उसको दर्शित किया जाएगा। इस बात को थोड़ा सा बारीक अंतर है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति किराया अधिकरण या अपील किराया अधिकरण में निहित होती है? तो अपील किराया अधिकरण या किराया अधिकरण के अंतर्गत कौन सी शक्ति निहित होती है, तो इसको आप देखेंगे धारा 21 के अंतर्गत है इसके बारे में प्रावधान, खंड 3 के अंतर्गत। तो यहाँ पर देखिए, यह दस्तावेजों को प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा कर सकते हैं, साक्ष्यों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को समन करना और उसको हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना। यह सभी प्रकार के जो कार्य है वह जो किराया अधिकरण है या अपील किराया अधिकरण है, यह दोनों के द्वारा किया जा सकता है, दोनों शक्तियां उसको प्राप्त हैं। अगला प्रश्न है, किराया अधिकरण लिखित आवेदन के और कारण लेखबद्ध किए बिना यह प्रदान नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या नहीं प्रदान करेगा, इसके संदर्भ में प्रावधान किया गया है। तो किराया अधिकरण लिखित आवेदन के द्वारा ही जो है स्थगन प्रदान करेगा। यहाँ पर कार्यवाहियों को स्थगित किए जाने की आवश्यकता है, उसको रोक दिए जाने की आवश्यकता है, तो वह तभी इसको प्रदान करेगा, ऐसी कार्यवाही स्थगित कर सकेगा जबकि लिखित रूप में उसको जो है आवेदन दिया जाए। और लिखित रूप में आवेदन के साथ साथ जो किराया अधिकरण है उसका कारण भी लेखबद्ध करेगा कि क्यों उस मामले को, उस कार्यवाही को जो है स्थगित करना आवश्यक है। तो यह जो है स्थगन के संदर्भ में प्रावधान बातचीत की जा रही है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, अपील किराया अधिकरण या किराया अधिकरण के समक्ष की गई कोई कार्यवाही भारतीय दंड संहिता की किस धारा के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी? तो किस धारा के प्रयोजनों के लिए उसको न्यायिक कार्यवाही समझा जाएगा? तो यहाँ पर 193, 228, 196 इन सभी प्रयोजनों के लिए आईपीसी की बात हो रही है, इसके अंतर्गत इसे न्यायिक कार्यवाही समझा जाएगा। अब अगर बीएनएस की बात की जाए, भारतीय न्याय संहिता की बात की जाए, तो धारा 193 जो है अब वर्तमान में इसको देखेंगे धारा 229 हो गया है, धारा 228 जो है यह 267 हो गई है और धारा 196 अब जो है 233 हो गई है। तो अगर आपसे भारतीय न्याय संहिता के संदर्भ में पूछा जा रहा है तो आप इस रूप में लिखेंगे, इन तीन धाराओं को याद रखेंगे, 229, 267 और 233 को। और अगर आईपीसी के संदर्भ में प्रश्न पूछा जा रहा है तो 193, 196, 228 इस रूप में आपको याद रखना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने दूसरे पार्ट को कंप्लीट किया और अभी तक हमने कुल 100 प्रश्नों को हल किया है और इसके आगे के जो वीडियो है उसमें हम जो है 50 प्रश्न और देखेंगे और इस प्रकार से 150 वीडियो प्रश्न के माध्यम से आपको यह पूरा जो कलेक्शन है इस अधिनियम का वो आपको मिल जाएगा और आप निश्चित रूप से हमारे वीडियो के माध्यम से इस जो तैयारी है आपकी, तो उसमें आप कॉन्फिडेंट हो पाएंगे और इस अधिनियम से अगर कोई प्रश्न पूछेगा तो 2-3 बार अगर आप हमारे वीडियो को देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। तो चैनल पर बने रहिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन भी कीजिए और ज्वाइन करके आप हमको डायरेक्ट जो है प्रोत्साहित कर सकते हैं कि हम आपको लिए बेहतर कंटेंट लेकर आते रहेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।